चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग है ना लास्ट के कुछ क्लासों में, लास्ट के 2 क्लासेस में 2020 वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पीएसए पार्ट है ना। तो इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे थे हम लोग कल ना। देखो क्या कहना चाह रहा है ये। यही है ना। कल हम लोग यहाँ तक किए थे। सो ईच ऑफ द 100 लेबोरेटरी रैट्स, है ना, पढ़िए और ट्राई कीजिए। तो ये कह रहा है कि ईच ऑफ 100 लेबोरेटरी रैट्स हैज़ अवेलेबल प्लेन वाटर। अच्छा, each of 100 laboratory rats has available plain water and a mixture of water and caffeine in their cages. After 24 hours, 2 experiments were recorded for each rat. The amount of caffeine consumed X and the blood pressure Y. Based on data, the correlation coefficient between X and Y has found to be 0.428. ठीक है. So which of the following conclusions is justified on the basis of the study? Okay, so ठीक है. 100 rats are total. क्या कंक्लूजन इससे हो सकता है कि कोरिलेशन बिटवीन कैफीन कंज्यूम्ड एंड ब्लड प्रेशर इन द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इज दिस. If rats stop drinking the mixture of water and caffeine, their blood pressure will go down. Rats will with low, ये तो सिंपल क्वेश्चन, मतलब आपको इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को. Rats with low blood pressure do not consume mixture of water and caffeine as much as rat with the high blood pressure. About 18% of variations in blood pressure can be explained by a linear relationship between blood pressure and caffeine consumed, है ना. तो about 18% of variation in blood pressure can be explained by a linear relationship between blood pressure and caffeine consumed. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो वेरिएशन मतलब क्या, कोवेरिएंस, ब्लड प्रेशर वेरिएशंस, है ना. तो बस आपको एक ही पता है कि दो डेटा है और एक्स वाई के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.428 है. तो और 100 रैट पे, ये लेबोरेटरी रैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया है ना. सो है ना, मे बी X1 X2 X100 और करस्पॉन्डिंग Y1 Y2 Y100. तो इस तरह का डेटा है. सर इसमें बी और सी तो पॉसिबल ही नहीं है हम्म क्योंकि वो तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है। हम्म तो ये वाली स्टेटमेंट्स तो ऐसे कंक्लूड कर ही नहीं सकते अपन, हम्म मतलब कोई सेंस ही नहीं बना रही है। हाँ, कैफीन कंज्यूम ब्लड सर प्रेशर. ये हम्म हम्म लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है। इसने कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है तो. नहीं, ये बेसिक डेटा वाला क्वेश्चन है कि ये हाँ, डेटा डेटा है, इसमें से इंटरप्रिटेशन टाइप का हो गया. क्या। हाँ सर, इसका आंसर डी होगा कैसे. क्योंकि सर बी और सी तो पहले ऑप्शन अपन ने एलिमिनेट ही कर दिए, हाँ. क्योंकि वो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट कर रहे हैं और इस डेटा से अपन ऐसे डायरेक्टली स्टेटमेंट तो कंक्लूड कर नहीं सकते, है ना। हम्म और ए जो है अपना, तो बेसिकली सैंपल में से अपन ने पॉपुलेशन लिया है, तो उसकी वैल्यू कुछ तो डिफर करेगी, मतलब एग्जैक्टली ये वाली तो नहीं आएगी। हम्म मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि अपन ने मतलब ऐसे सैंपल में से पॉपुलेशन निकाला तो इतना एक्यूरेट, बिल्कुल पॉइंट हाँ, वो वैसे क्योंकि ये डेटा है ना, तो डायरेक्ट पॉपुलेशन को यस इंटरप्रेट सर। नहीं करेगा फुल्ली. सर लीनियर रिग्रेशन से हम वेरिएशन भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं डेटा का। हाँ कीजिए. सर वो जो एंडिंग स्टेटमेंट में लिखा है 18% ऑफ द वेरिएशन हाँ एग्जैक्टली. इज एक्सप्लेन्ड बाय लीनियर रिलेशनशिप। हम्म
आंसर तो डी ही है, लेकिन कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर जो रेसिजुअल एरर होता है सर वही एक्सप्लेन करता है वेरिएशन डेटा का। हाँ, आर स्क्वायर कितना होता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आइडिया है आप लोगों को? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट? जैसे ये आर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे, है ना, डेटा का एक्स वाई का, तो ये है 0.428। एक होता है, ये बोला अबाउट 18% ऑफ वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड कैफीन कंज्यूम्ड। हाँ, तो लीनियर रिलेशनशिप कह रहा है, मतलब वही सिंपल लीनियर रिग्रेशन टाइप का सोच सकते हैं एक्स वाई में। सो जो रिग्रेशन में है, तो अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता है डेटा का, तो एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ऐसा कुछ आता है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, जो बोला है ना, वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है ये टर्म कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। है ना, ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या एक्सप्लेन करता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना प्रिडिक्टेबल है फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये चीज है। या वही चीज है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना, है ना, वेरिएशन दे सकता है विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ये चीज है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना वेरिएशन आएगा, तो वो बताता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बताइए, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो क्या फॉर्मूला है इसका? देखो भाई, बताओ, पता होगा आप लोगों को। सर 1 माइनस एस एस ऑफ रेसिजुअल अपॉन एस एस ऑफ टोटल। ओके, सर कोड। मतलब आर स्क्वायर ये बता रहा है ना जो हम डेटा से नहीं बता पाए। हाँ, तो डेटा तो नहीं पता ना हमें, तो एग्जैक्ट डेटा तो पता ही नहीं हमें। मतलब यहाँ से तो हम बस कोरिलेशन को भी, इसका आई थिंक आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ये आर स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर करो, ये 18% अप्रॉक्स आएगा शायद। देखो, तो मुझे इस क्वेश्चन देख के यही आइडिया लग रहा है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का कहीं ना कहीं आई थिंक रिलेशन है। यस सर 18% के आसपास आ है रहा ना? है। तो जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं ना, उन्होंने इसी पे बनाए हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो उस पे बेस पे उन्होंने ट्राई किया है कि इंटरप्रिटेशन क्या है। सो क्या मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का? सर मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वो बताता है ना जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो एरर नहीं बता पाया हम्म वो एरर बताता है ना। तो यहाँ तो वही पूछना चाह रहा है, देखो इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि अबाउट 18% ऑफ वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर। से लेट से ब्लड प्रेशर हमारा क्या है, वाई है ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को हम इंडिपेंडेंट लेते हैं। सो अबाउट 18% ऑफ वेरिएशन इन वाई कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लड प्रेशर एंड द कॉफीन कंज्यूम्ड, है ना। मतलब ऑप्शन देख के यही आइडिया लग रहा है, इससे क्लोज भी तो पहुंच रहे हैं ना, ये चीज है। बाकी अब देखो, सो 18.3% आएगा अप्रॉक्स ना ऑफ द वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन कोफीन कंज्यूम्ड यूजिंग लीनियर मॉडल। ठीक है ना, तो थोड़े इसके बारे में पढ़ो डिटेल में, थ्योरीज पढ़ोगे तो मे बी आपको इंटरप्रिटेशन ठीक से समझ आएगा, बट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, 23 में क्या है देखो जी। सो 23 आपको कह रहा है कि सपोज x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज, अच्छा ये तो आसान है ना, ये तो कर लोगे। x जो है वो बाइनोमियल 3,2/3 है, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x दे रखा है। सो y गिवन x जो है वो है नॉर्मल x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन वेरिएंस ऑफ y। तो फॉर्मूला आता है ना डबल एक्सपेक्टेशन वाला, वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला क्या था उसने के टर्म में, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x। इसको लगा लो, इजीली आंसर आ जाएगा, है ना।
इजीली जी सर। बस, तो इसको अप्लाई कर लीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है कि सपोज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम नॉर्मल 0 1, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक्स वाई जो है आईआईडी है नॉर्मल 0 1, ठीक। फॉर टी मोर देन 0 जीटी आपको दे रखा है। अच्छा, तो जीटी है कि x माइनस वाई मॉड्यूलस मोर देन टी गिवन x प्लस वाई मोर देन टी, देन जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, मोनोटोन नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ हो जाएगा, है ना, बताइए। हम्म। यस सर। कर पा रहे हो, इजी मुश्किल है, हो जाएगा। हो जाएगा सर। डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा बस, और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का इंडिपेंडेंस देखना पड़ेगा। नॉर्मल 0 2 एक्स प्लस वाई नॉर्मल 0 2 इंडिपेंडेंट तो है ही, क्योंकि कोवेरियंस एक्स वाई के बीच एक्स इसके बाद ये 0 आएगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट है तो ये दिया हुआ इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब वो पता है ना, नॉर्मल वही फेनोलिक सिचुएशन है। जी सर। तो इसके बीच का अगर आप कोवेरियंस निकालोगे एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का, तो ये 0 आएगा, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी आईआईडी था और ये दोनों का कोवेरियंस 0 है। तो ये भी मतलब यहाँ एक्स वाई बाई वेरिएट नॉर्मल ऐसा समझो, बाई वेरिएट नॉर्मल हो जाएगा, तो ये भी बाई वेरिएट नॉर्मल बनाएगा, तो इंडिपेंडेंट है। तो ये जी टी इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस वाई मोर देन टी ओनली। गिवन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो गिवन है वो इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओनली व्हेन ई एन एफ आई इंडिपेंडेंट। तो गिवन हटा दो, अब इसको चेक कर लो, ठीक है। अब इसको जेड में कन्वर्ट कर लोगे, जेड में कर सकते हैं ना कन्वर्ट। तो प्रोबेबिलिटी यस सर। एक्स माइनस वाई, इसको √2 से डिवाइड कर दो, सो टी बाई √2। अब ये जेड हो गया, तो जेड मोर देन टी बाई √2। तो इसका मतलब है
सर कि मॉड भी है। हाँ हाँ मॉड है, ओके मॉड था, हाँ तो इसको खोलो जरा, तो इसको मॉड खोल लो, तो बेटर है 1 माइनस ये वाला पार्ट है ना, देखो यहीं से पता चल जाएगा, ये t/√2 है, तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट माइनस t/√2 है, ठीक। तो अब बताओ t की वैल्यू जब बढ़ाओगे तो ये जो शेडेड रीजन है वो बढ़ेगी घटेगी, बस आपको इतना ही देखना डिक्रीज। है ना। जैसे अभी यहाँ पे है, अब t की वैल्यू हम बढ़ा दे तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगी, सो व्हेन वी इंक्रीज t तो ये इधर आ जाएगा और ये फिर इतना इधर आ जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा। सो व्हेन वी इंक्रीज t प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। देख लीजिए जी, या मैथमेटिकल भी कर सकते हो, ग्राफ से भी दिख रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस शेडेड रीजन को। तो जैसे टी को आगे बढ़ाएंगे और ये सिमेट्रिक है तो उतनी प्रोबेबिलिटी घटती चली जाएगी, और वैसे भी नेगेटिव है जो मैं लिख रहा था, इसको ब्रेक करके पाई के टर्म में ले आओ तब भी दिख जाएगा आपको। ओके चलिए 25 पे आते हैं। तो क्या कह रहा है, x1 x2 xn भी IID नॉर्मल 1 सिग्मा स्क्वायर है, ओके। एंड सिग्मा स्क्वायर हैट जो है MLE है सिग्मा स्क्वायर का, आई थिंक ये तो आप जानते हैं। सो x1 x2 xn नॉर्मल 1 सिग्मा स्क्वायर है। एंड तो मुझे आप बता सकते हैं MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या आता है, तो आसान है, ऐसे जिनको याद नहीं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, लॉग लो, डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, है ना। ये पहले सिग्मा का एमएलए निकाल लो, सिग्मा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सिग्मा का वैल्यू निकाल लो, तो सिग्मा का एमएलए होगा। इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहती है कि टी इज एमएलए ऑफ थीटा देन जी टी इज एमएलए ऑफ जी थीटा फॉर एनी जी, तो सिग्मा स्क्वायर का एमएलए आ जाएगा। तो आएगा क्या, आइडिया है आप लोगों को इसमें क्या आएगा। सर 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक्स बार तो है ही नहीं, 1 है, यहाँ मीन तो नोन है ना, मीन नोन है, ये जी एमएलए आएगा आपका, ठीक है। यहाँ म्यू 1 है ना, म्यू नोन है, एक्स बार तब होता है ना जब म्यू अननोन हो, जैसे आप जो बता रहे हो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का बता रहे हैं, जब म्यू अननोन हो, यहाँ म्यू नोन है तो म्यू आएगा आंसर में, तो ये एमएलए आएगा। अच्छा तो ये तो गलत है, मतलब ये एक्स बार तो यूज होगा ही नहीं यहाँ पे, एक्स बार म्यू के प्लेस पे तभी रखना है जब म्यू अननोन हो, यहाँ म्यू तो खुद 1 है, तो आपको पता है आप किसका एस्टिमेटर निकालते हो आप लोग, अननोन क्वांटिटी का ना। यहाँ म्यू का एस्टिमेटर निकालने का कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे तो, है ना, क्योंकि म्यू तो नोन है ऑलरेडी। तो ये आंसर तो ऐसे ही गलत है ना। ये जो कह रहा है सिग्मा इसको, ये पहला दूसरा तो ऐसे ही आउट हो गया बिकॉज ऑफ एक्स बार, एक्स बार की वजह से ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि म्यू नोन है तो आंसर म्यू के टर्म में आएगा। अब सी डी में से कोई एक करेक्ट होगा, आई थिंक ये अनबायस्ड है नहीं तो ये अनबायस्ड हो जाएगा। अच्छा ये अगर यहाँ एक्सपेक्टेशन आप निकालोगे तो यहाँ से आपको आइडिया तो है ही, तो एक्स आई माइनस 1 अपॉन सिग्मा इज नॉर्मल 0 1, तो एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज, अच्छा चलो समेशन लगा दो, आई ना काई स्क्वायर 1 स्क्वायर कर देंगे तो काई स्क्वायर 1 हो जाएगा, सम लगा दिए तो काई स्क्वायर n हो जाएगा, ठीक 1 है। एक्स बार की वजह से पता क्या दिक्कत आती है आपको पता होगा, काई स्क्वायर n माइनस 1 हो जाता है, एक्स बार नहीं तो काई स्क्वायर n है, तो काई स्क्वायर n दोनों तरफ लगा दो एक्सपेक्टेशन, सो दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन समेशन एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर आएगा n, तो उधर भेज दो n सिग्मा स्क्वायर, तो n को इधर ले आओ, तो यहाँ n को इधर ले आओगे तो 1/n हो जाएगा, तो ये हटा दो। तो ये एक तो क्या बोलते हैं एमएलई भी है और अनबायस्ड भी है, चेक करो एक बारी तुम लोग। ठीक है जी, देख लीजिए।
डन जी। सो नेक्स्ट पे आते हैं। यस सर। 26 कह रहा है आपको कि x1 x2 xn IID है एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्बडा, तो रेट 1/λ है ना, तो ईच xi जो है एक्सपोनेंशियल रेट 1/λ है, मीन लैम्बडा है। देन एमएलई ऑफ मीडियन ऑफ आसान नहीं है, मुझे बताओ एक्सपोनेंशियल जो पीडीएफ इसका होगा 1/λ ई की पावर माइनस x/λ, तो मुझे बताओ इसका मीडियन क्या आएगा, पहले तो ये बताओ, और फिर इसका एमएलई क्या आएगा, एमएलई ऑफ लैम्बडा क्या आएगा, मैं सिर्फ लैम्बडा का एमएलई पूछ रहा हूँ, तो इसमें हम लैम्बडा का एमएलई निकालेंगे तो कितना मिलेगा। सर एक्स बार। सो यहाँ मीन लैम्बडा है तो यहाँ एक्स बार आएगा, अगर 1/λ होता तो क्या आता, 1/x बार एमएलई है ना, एक बार चेक सर करना। उसका कोई रिजल्ट है? हाँ रिजल्ट है सर, जब लैम्डा होता है, मतलब मीन 1/λ होता है तो उसका कुछ और आता है। एमएलई क्या आएगा, 1/x बार आएगा, चेक करो। हाँ वो तो हम निकाल सकते हैं, एमएलई इतना मुश्किल थोड़ी है। अभी मैं इसी का लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लूँ तो ये क्या हो गया, 1/λ होल पावर n ई की पावर माइनस 1/λ समेसन एक्स आई, फिर आप लॉग लगाना, लॉग लगा लो है ना, सो लॉग ऑफ दिस लाइक्लीहुड फंक्शन n log 1/λ, तो ये हो गया माइनस 1/λ समेसन एक्स आई। अब क्या करते हो आप, ये स्मॉल एल लैम्डा इसका नाम रखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो लैम्डा के रिस्पेक्ट में, सो माइनस n/λ, ठीक है, और यहाँ था सो 1/λ का डेरिवेटिव माइनस वन बाई लैम्डा स्क्वायर समेसन एक्स, को जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से एक लैम्डा तो गायब हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से जब लिखोगे आप तो मुझे बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो हो गया n इज इक्वल टू समेसन एक्स आई अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज एक्स बार, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या आता, अगर दूसरा वाला पीडीएफ होता लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो कहाँ डिफरेंस आता, यहाँ पे एक तो आता n log लैम्डा प्लस में आता, और यहाँ लैम्डा टाइम्स आता, तो उस केस में क्या आता, तभी एक्स बार आता है, कुछ और आता लैम्डा की वैल्यू, तो उस केस में जो यहाँ से बनता n log लैम्डा, सो n/λ, और यहाँ आता माइनस समेसन एक्स आई ज़ीरो, तो लैम्डा n अपॉन एक्स बार, n अपॉन समेसन एक्स आई मतलब 1/x बार आता, ठीक है। तो इस पीडीएफ में जो लैम्डा का एमएलई है, एमएलई ऑफ लैम्डा जो है वो 1/x बार होगा इस पीडीएफ में, और इस पीडीएफ में जो एमएलई है वो लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा जो है वो रेट है ना, यहाँ पे लैम्डा मीन है, तो जब मीन है तो एक्स बार आएगा, जब रेट है तो 1/x बार। एनीवे तो हम आते हैं, अब मीडियन का फॉर्मूला पता है, मीडियन या तो आपको याद होगा, याद नहीं है तो सीडीएफ निकालो, सीडीएफ को हाफ के इक्वल रखो और एक्स की वैल्यू निकाल लो तो मीडियन हो जाएगी। लैम्डा ln2। हम्म लैम्डा ln2। ln2, तो यहाँ पे सीडीएफ निकालना है और सीडीएफ को हाफ के इक्वल पुट कर देना है, बाकी लोग देख लीजिए जी, यही आएगा ना, बस जस्ट कंफर्म कर लेना कि 1 माइनस ई की पावर माइनस x/λ इज 1/2, तो यहाँ से e की पावर माइनस x/λ इज 1/2, लॉग ले लो, सो माइनस x/λ, तो यहाँ से माइनस ln2 कितना आएगा जी, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ठीक है, सही बताया आपने, तो यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया एमएलई ऑफ मीडियन, इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, है ना, तो ये आ गया x बार ln2 इज द आंसर, चेक कर लो भाई, तो क्या बी आएगा, देख लो, ठीक है ना, यही क्वेश्चन अगर होता है इस पीडीएफ के टर्म में, तो इसका आंसर फिर 1/λ, तो ln2/x बार होता उस पीडीएफ के हिसाब से, अगर होता तो ये है ना, ध्यान रखना है कौन सा वाला पीडीएफ है, उसके हिसाब से आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये आंसर तब होता अगर ये पीडीएफ होता, तो आंसर ये वाला आता, चेक कर लेना फिर भी, मैं भी मैं बोल रहा हूँ जैसे है ना, वेरीफाइड। 27 पे आते हैं, तो
सपोज x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज -1 1 0। अच्छा सपोर्ट में तो x का सपोर्ट है -1 1 0 और प्रोबेबिलिटी 1/3 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब, है ना। तो मतलब x जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है -1 0 1 पे, और y बराबर है मॉड x, तो इसका सपोर्ट हो जाएगा 0 और 1। तो ये तो आसान है ना, y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो x बराबर 0 की है, जो कि 1/3 है, और y बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी वो होगी जो x की वैल्यू +-1, क्योंकि डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है, कोई जैकोबियन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3, ठीक। तो y बराबर 0, y बराबर 1, 1/3 2/3 हो गया। ओके, सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताओ जी, अब निकालो। तो आगे कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ज्वाइंट भी निकाल सकते हो। तो ज्वाइंट कैसे निकलेगा, x का सपोर्ट है, जैसे क्या लिखते हैं x और y, तो x का सपोर्ट है 0, क्या लिखो ऐसा, चलो 0 1 -1, और y का सपोर्ट है 0 और जस्ट 1। तो ऐसे तुम वो भी निकाल सकते हो, ज्वाइंट पीएमएफ, डिस्क्रीट है दोनों, तो ज्वाइंट पीएमएफ निकल जाएगा। तो इससे कोवेरियंस नहीं आ जाएगा, फिर कोरिलेशन नहीं आ जाएगा। निकाल पाओगे जो पहला पार्ट जो पूछ रहा है कोरिलेशन, क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है, आई मीन लिनियरली रिलेटेड है? नहीं, देयर इज यूनिक कांस्टेंट, +-1 आई थिंक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दो केस है ना, और है, मतलब तुम चाहो तो मैनुअली निकाल के देख सकते हो। तो ये पार्ट तो कोरिलेशन निकालने का ही है। तो कैन यू फाइंड दिस x0 और y0, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मैं पूछूं आपसे, मान लो यहाँ फिल करना है मुझे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 0 एंड y बीइंग 0? ज्वाइंट निकाल रहा हूँ, तो x बीइंग 0 मॉड x बीइंग 0, सो 0 0, और ये तो एक ही बात हो गया, ई इंटरसेक्शन ई, तो ई रहेगा, तो ये आ गया 1/3। देख लो, ऐसे ही सारे पार्ट निकालो, जरा टेबल को फिल करो, you find values and fill the table। सर x के 1/3 है, हाँ, तीनों 1/3। जैसे x0 y1 तो क्या होगा, 0। 0, क्योंकि y1 का मतलब मॉड x1, मॉड x1 x + -1 इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। x1 y0, 1/3। x1 और y0, तो x1 का मतलब है x1, और यहाँ यहाँ पूछ रहा हूँ x को 1 रखना है, y को 0, तो y मतलब मॉड x, तो मॉड x0 मतलब x0, तो x1 x0 का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, ये बीच में इंटरसेक्शन है ना, तो ये भी 0 आएगा। x1 y1 ये निकालना है आपको अब, x1 y1, तो x1 y1, तो y1 का मतलब हो गया y मॉड x + मॉड x1, तो x + इंटरसेक्शन 1 आएगा, 1 पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो 1 पे 1/3, x -1 y0, तो मॉड x0 x0 ये 0 आएगा, x1 एंड y मतलब x -1 और y1, तो यहाँ भी 1/3 आएगा। ये ज्वाइंट पीएमएफ आ गया दोनों का, ठीक है, एक्स वाई का। कुछ क्वेरी है तो बताइए, देख लीजिए, ऐसे ही निकालेंगे हर बार, एक मैं करके दिखाऊँ ऐसे ही सारे आ जाएंगे, एक एक करके लिखेंगे आप तो समझ आएगा। y को मॉड x लिखना है, y को मॉड x लिखना है, फिर देखना है दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये कॉमा मतलब इंटरसेक्शन। अब मुझे बताइए यहाँ से, क्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं e ऑफ x इंटू वाई, ये निकालना आता है ना, ये क्या होगा 0 × 0 × 1/3, 0 × 1 × 0, 1 × 0 × 0, 1 × 1 × 1/3, तो एक नॉन जीरो नंबर यहाँ से आएगा 1/3। फॉर्मूला बताना, समेसन एक्स वाई ज्वाइंट पीएमएफ, है ना, मतलब मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन इसका, ये होगा समेसन एक्स वाई प्रोबेबिलिटी एट एक्स प्रोबेबिलिटी एट वाई, है ना, ये वाला फॉर्मूला आएगा ज्वाइंट पीएमएफ समेसन पे। तो ये हो गया, फिर यहाँ आएगा 1 1 1/, हो गया -1 0 0, प्रोडक्ट करेंगे 0 हो गया, -1 1 -1 × 1 × 1/3, तो हो गया -1/3 जी, तो ये तो 0 आ गया। अच्छा EX कितना है, EX तो यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, तो बताइए EX कितना है और EY कितना है। सो इट इज EX, निकाल पाएंगे, -1 × 1/3, 1 × 1/3, 0 × 1/3, ये भी 0 आएगा। अच्छा
ई वाई की जो भी है फर्क क्या पड़ता है ना, ई वाई अगर निकालते तो 0 इंटू 1/3 1 इंटू 2/3 मतलब 2/3। तो एट द एंड जो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई आया वो आया 0। तो मतलब को रिलेशन भी आया एक्स वाई के बीच का 0। सो रो एक्स वाई इज 0। तो कह रहा है +-1 नहीं, पॉजिटिव को रिलेटेड नहीं, निगेटिव को रिलेटेड नहीं, अनकोरिलेटेड यस। देख लीजिए कोरिलेशन 0 है ना, तो अनकोरिलेटेड। ठीक है, तो ये बेसिक डिस्क्रीट का क्वेश्चन था। यस सर। ठीक है जी। तो 28। तो ये सब जैम मेलोडी आ चुके हैं क्वेश्चन, अगर जिन लोगों को थोड़ा बहुत है ना याद है, बेसिक क्वेश्चन है, आसान है ना, उस पर आ जाएगा LRT टेस्ट पे कि x1 x2 xn IID है और ये PDF है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट, सिंपल वर्सेस सिंपल। तो निमन पियर्सन लेमा क्या कहता है कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 लेस देन इक्वल टू k, ये आता है ना क्रिटिकल रीजन, तो इससे निकाल लो, तो आसान है मुझे लगता है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन एक बार रखना है लैम्डा की जगह 2, लाइक्लीहुड फंक्शन एक बार लैम्डा को रखना है 1 लेस देन इक्वल टू k। सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है इनमें से, कर लोगे ना तो आसान है। तो जैम में इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो और सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट 29 कह रहा है कि सपोज एक्स वाई आर IID कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, IID कॉन्टिन्यूस और इंडिपेंडेंट ऑफ z है। तो एक्स वाई IID है और इंडिपेंडेंट है z से, तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है z से, ध्यान ये रखना है। ठीक है, और z क्या है, मतलब x इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ z एंड एक्स वाई आर IID, है ना, ये इंफॉर्मेशन है अभी। अब z जो है 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, सो z जो है प्लस या माइनस वैल्यू लेगा 1, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। ठीक है, तो x विल टेक +-1 वैल्यू, तो वो हाफ हो जाएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, बताइए। तो z या तो +1 या -1 लेगा। तो x प्लस वाई हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज z टाइम x प्लस वाई, x माइनस वाई हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज z टाइम x माइनस वाई, x अपॉन वाई हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज z टाइम x अपॉन वाई एंड एक्स वाई हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज z टाइम x प्लस x इंटू वाई। आपको आइडिया है कि एक्स वाई अगर IID है तो आप जानते होंगे कि x माइनस वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा y माइनस एक्स से, ये तो आप जानते होंगे। जब एक्स वाई IID होता है तो x माइनस वाई और y माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, ये ठीक है। तो इस लॉजिक से सिंपली समझ ये आ रहा है, यहाँ 1 रखो तब ये x माइनस वाई है तो ऑलरेडी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, z को -1 रखो तो ये क्या बन जाएगा y माइनस एक्स, तब भी इसके साथ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी में दिक्कत होगा, बाकी में जरूरी नहीं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस लॉजिक की वजह से आपको इजीली ये मिल जाएगा, चाहे z 1 हो या -1 हो, ये हमेशा इसका आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही। सर मैं ऐसे नहीं सोच पाया था ऐसे। हाँ, पूरा कर भी सकते हैं आप, निकाल सकते हैं z को, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के, टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रूव भी हो जाएगा। हाफ इंटू क्या होगा यहाँ पर, अगर प्रूव करेंगे आप, अगर मैं इसको नया नाम t रख दूँ तो हम CDF ऑफ t निकालेंगे सीधा सीधा, प्रोबेबिलिटी t लेस देन इक्वल टू t। अब आप क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी z इज 1 और यहाँ t में जो होगा z को 1 रख देंगे, ये होता है ना E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज -1। तो मैं प्रॉपर प्रूफ लिख रहा हूँ, जब जेड को आप -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू टी। और फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि हमें पता है ये ऐसा है, तो ये CDF है ना, तो ये क्या है, हाफ है और ये भी हाफ है, और ये तो एक ही क्वांटिटी है इस थ्योरम के हिसाब से, तो हाफ टाइम सेम थिंग कोई समथिंग है ना, एक्स माइनस वाई का CDF प्लस हाफ टाइम एक्स माइनस वाई का CDF, तो एट द एंड आ गया एक्स माइनस वाई का CDF। हो गया प्रूफ। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके। नहीं तो वैसे भी हो जाएगा। हो सकता है आप क्या और कोई तरीके से किए थे, किसी और तरीके से, नहीं सर, ये दिमाग ही नहीं काम कर रहा था इस क्वेश्चन पे। है ना। तो दो तरीके, मतलब एक तो हमने ऐसे ही देख के बता दिया कि वो ऐसा है, दूसरा उसी को मैथमेटिकली सर ये जस्टिफाई जीरो किया। के अराउंड सिमेट्रिक होगा, हाँ ये सिमेट्रिक होगा हाँ, जीरो के जीरो के अराउंड। अबाउट, क्योंकि एक्स वाई अगर IID है तो एक्स माइनस वाई का मीन कितना होगा, जीरो ही आना है, और जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होगा एक्स माइनस वाई। आपको पता ये है एक्स माइनस सी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट सी माइनस एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट सी, ये है, ठीक है। तो वहां पे एक्स माइनस वाई माइनस जीरो, जीरो माइनस एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई रैंडम वेरिएबल जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। चलिए, तो अभी के लिए इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें 3 क्लास में है ना, लास्ट के 2 क्लास में किया था, तीसरी क्लास थी ये 2020 वाला पेपर का, तो 3 क्लास में हमने PSA पार्ट कंप्लीट किया है। तो ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा PSA पार्ट का, आई थिंक देख लेते हैं। तो सपोज T1 T2 आर टू डिफरेंट रियल वैल्यूड स्टैटिस्टिक्स each of which is sufficient for an unknown parameter theta, then which of the following is always true। अच्छा, तो T1 सफिशियंट है थीटा के लिए, T2 सफिशियंट है थीटा के लिए। तो आपको पता है ना क्या होता है इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सा सफिशियंट होगा थीटा के लिए, T1 प्लस T2, मैक्सिमम ऑफ T1 T2, या मिनिमम ऑफ T1 T2, या T1 T2 ज्वाइंटली। इवन यू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से क्या दिक्कत, जैसे आपको पता है ना कि फुल सैंपल हमेशा सफिशियंट होता है, जैसे x1 x2 xn, सो दिस इज ऑलवेज सफिशियंट, ये सफिशियंट तो है। एंड सिमिलरली जैसे जी सर, जॉइंटली वाला होगा। है ना, क्योंकि बाकी में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो सकता है, ठीक है, और ज्वाइंट में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सफिशियंट है, T1 भी सफिशियंट है, T2 भी सफिशियंट है, तो T1 T2 सफिशियंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक दूसरे का फंक्शन हुआ तो सेम ही हो जाएगा ना, डिफरेंट है बट है ना, मे बी अगर इनमें से कोई एक मिनिमल सफिशियंट होगा तो फंक्शन हो जाएगा। ये इसमें सिंपल दिख रहा है कि ये श्योरली होगा, बाकी बाकी जो है मे नॉट बी, है ना, T1 प्लस T2 मे नॉट बी सफिशियंट। इसका तुम डेफिनेशन से जा सकते हैं हम लोग, है ना, यस सर। डेफिनेशन से जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो डेफिनेशन कहता है सफिशिएंसी का, उससे हो जाएगा कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन T इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो दोनों अगर गिवन है तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाएगा, क्योंकि पहला अगर इसको लिखे T1 सफिशिएंट, इसका मतलब है f ऑफ x1 x2 xn गिवन T1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, f ऑफ x1 x2 xn गिवन T2 इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब बाकी सम गिवन है, सो डजंट इंश्योर कि सम पता है तो दोनों नंबर आपको पता है, वो वैरी कर सकता है ना। मिनिमम पता है, अगेन मैक्सिमम पता है, तो आप नहीं बता सकते इंडिविजुअल गिवन है कि नहीं, है ना। बट ये है कि अब अगर ऐसा गिवन है तो x1 x2 xn गिवन T1 T2 दोनों गिवन है ना, T1 T2 दोनों गिवन, तो ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाएगा, क्योंकि अकेला, ठीक है, इसलिए ये C सही होगा, C श्योरली सही होगा, बाकी मे नॉट बी ट्रू, इसीलिए है। और तो ये हो गया PSA पार्ट 2020 का। अब कल जो क्लास होगी, सो अगर कल क्लास हुई तो, अदरवाइज है ना, आजकल क्या हो रहा है ना, मैं वीकेंड पे घर चला जा रहा हूँ, तो मतलब इस तरह क्लासेस का लोड कम है, तो सैटरडे संडे में घर पे रहता हूँ। तो इसमें है कि अगर कल क्लास होती है, कल अगर नहीं जाऊँगा घर तो, क्योंकि घर यहाँ पास भी है ना, तो इसलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी कल या मंडे जो भी होगी।
तो PSB 2020 का स्टार्ट करेंगे, जब तक बाकी आप बैठ के पूरा कंप्लीट करो। तो अभी हमने 24, 23, 22 है ना, 21, 20 कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरह सॉल्व किए हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आप सॉल्व करके आइए। ठीक है जी, और सर कुछ पूछना है? सर 2021 सबसे हार्ड था अच्छा, PSA। हाँ हाँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। अब 20 वाला इजी था, ये सबसे आसान अभी तक ये लगा है। सबसे अजीब था सर, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल ही थे इसमें सारे, और न्यूमेरिकल पूछते नहीं, मतलब हम्म, बाकी जितने भी पेपर है उसमें मतलब ये थोड़ा न्यूमेरिकल इजी बहुत था, कम। जैम जैसा पेपर लग रहा था। हाँ सर, जैम गेट जैसा था। जैम गेट जैसा एग्जाम का जो जैसा क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ इन्होंने डाले थे, तो ये इजी बनाए सर थे, तो फिर बाकी थोड़े 2000 कॉम्प्लिकेटेड। सर 2021 वाले में कट ऑफ भी कम गई होगी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि कट ऑफ, हाँ मतलब कट ऑफ तो मार्क्स तो कम ही जाएंगे, क्योंकि होता क्या, ओवरऑल जो बच्चा स्कोर कर पाएगा उस पर डिपेंड करेगा ना कट ऑफ। जैसे एग्जांपल के लिए ISI में मुझे लगता है 500 या 1000 बच्चे, मैक्सिमम 1000 बच्चे एग्जाम देते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं देते होंगे, 1000 बच्चे बहुत हो गए मुझे लगता है। क्योंकि है ना, जैम में 2800 बच्चे जैसे देते हैं, तो ISI के लिए बहुत कम ही बच्चा सोचता है ना। तो उसका भी मुझे लगता है उसका 10, 20, 30% लगा लो, है ना। तो मैक्सिमम मतलब जो भी होगा 1000 बच्चा होगा। तो 1000 है, मान लो उनको इंटरव्यू अगर लेना है, मतलब नेक्स्ट राउंड में उनको अगर भेजना है, मान लो इंटरव्यू 100 बच्चों का ही लेना है, क्योंकि सीट तो 20-22 ही है ना, 20-22 सीटें हैं, शायद बढ़ाया इस बार शायद इन्होंने। नहीं एम्स सर, वो ऐसा होता है कि जैसे 800 बच्चों कुछ रहते हैं, मतलब एक बंदे ने शेयर किया था, और 200 बच्चों का कुछ वो कर लेता है ये लोग।